नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री धामी और विधानसभा अध्यक्ष को जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर एक पत्र लिखा है। आपको ये भी बताते चले कि बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में सीट पर बैठने को लेकर विधायक विनोद चमोली की अधिकारियों के साथ बहस हो गई, जिसके बाद अब विधायक चमोली ने पत्र लिखा। विधायक ने कहा कि सरकार जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को अपमानित होना पड़ता है और जिसमें शासन प्रशासन के लोगों को भी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रोटोकॉल को लेकर एक नियमावली बना दी जाए तो शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच कोई टकराव की जो स्थिति है वो ना हो और आपसी सामंजस्य भी बने रहे। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और देखने में आता है कि समय समय पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार की बैठकें हों, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे विभागीय बैठकें हों, इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो, चाहे ऊपर स्तर पर हो, एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल का एक सिस्टम बन जाए और वो फॉलो किया जाए, ताकि आपसी जो टकराव इन विषयों को लेकर होता है और आपसी तालमेल में कमी होती है, फिर मन भी खराब होते हैं, एक दूसरे से फिर काम भी प्रभावित होते हैं, तो वो ना हो, सबका मान सम्मान बना रहे और दोनों में एक सामंजस्य बैठे, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में। तो उसके लिए मैंने कहा है कि इसको बनाइए आप, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की परेशानियां न हो और एक अच्छे वातावरण में काम हो। खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां गुरु नानक देव की 555वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई और गांधी चौक और लंढौर बाजार के दोनों गुरुद्वारों को गुरु पर्व को लेकर सजाया गया। इस मौके पर 48 घंटे लगातार गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ और विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसको ग्रहण कर सभी श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गुरु वाणी के माध्यम से संगत के आह्वान किया गया कि सभी गुरु नानक देव जी की बताए कि रास्ते पर चले और मेहनत के साथ साथ जन सेवा करें। मसूरी के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने सभी देशवासियों को गुरु नानक की जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने गुरु नानक की जन्म कुंडली बनाई थी और उसको मसूरी के लंढौर गुरुद्वारा समिति को उपहार स्वरूप भेंट की। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मसूरी में भी और पूरे देश में जहाँ जहाँ पर सिख धर्म के लोग रहते हैं बड़ी धूमधाम से गुरु पर्व मनाया जा रहा है। और गुरु नानक जी के बारे में जितना भी कहो कम है, क्योंकि सिख धर्म के प्रचारक थे, संस्थापक थे और उनकी शिक्षा ये थी कि आप नाम जपो, कृत करो और वंड छको, मतलब भगवान का नाम लो और अच्छे कर्म करो और वंड के खाओ, मतलब बांट के खाओ। ये नहीं कि आप अकेले खाओ, आप पूरे में बांट के खाओ। इसीलिए हर जितने भी हमारे देश में विदेश में गुरुद्वारे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर हर वक्त लंगर चलता है। मसूरी अपने आप में बहुत ही अलग है। एक तो पर्यटन स्थल के होने के साथ साथ यहाँ पर जो भाईचारा जो लोगों का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी कोई भी पर्व जो होता है किसी भी धर्म का, सब मिलकर इसको आपस में मनाते हैं। भाईचारा बहुत होता है। आज गुरु नानक जयंती है, 555वां पर्व यहाँ पर, प्रकाश पर्व यहाँ पर मना रहे हैं। रात को यहाँ पर प्रकाश पर्व में पटाखे छोड़े जाएंगे, खुशियाँ मनाई जाएंगी। आज गुरु का लंगर यहाँ पर लोग बरतेंगे। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व था, जो कि लाइब्रेरी गुरुद्वारा साहब ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। हजूरी रागी जत्थे ने बड़े अच्छे कीर्तन करे हैं और काफ़ी संगत का इकट्ठे हुए हैं। इस दिन हमने लंगर का भी आयोजन किया है और शाम को आतिशबाजी करेंगे
और उस समय शाम को भी चाय का लंगर होगा। यहाँ पे सब पूरे जो भी रिलीजन के हैं, सारे रिलीजन के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व के मौके पर रुद्रपुर में सिख समाज ने नगर कीर्तन का आयोजन किया है। नगर कीर्तन में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुद नगर कीर्तन में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। प्रकाश पर्व पर निकाले गए नगर कीर्तन में स्कूली बच्चों और तमाम गुरुद्वारे के माध्यम से लोगों ने शिरकत की। इस बार नगर कीर्तन में पंजाब की परंपरा को भी दर्शाया गया ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म के बारे में जानकारी उनको हो। और नगर कीर्तन के दौरान बच्चों ने सुंदर सुंदर झांकियां सजाई। इस मौके पर रंजीत अखाड़ा के कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाकर सभी को हैरत में डाल दिया। पावन पर्व के अवसर पर आज नगर कीर्तन में शामिल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरी शुभकामनाएं हैं जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और मेरी इच्छा है कि जिस तरह आज पुलिस की व्यवस्था इनके साथ लगी हुई है उसी तरह ये नगर भी सुरक्षित रहे। हर साल की तरह बहुत ही अच्छा नगर कीर्तन श्री गुरु सिंह सभा ने निकाला है और पूरे उत्साह के साथ सारी संगत और सारे पार्टिसिपेंट जितने भी लोग आए हैं सब बड़े मनोयोग से और जितने भी सेवादार लगे हुए हैं सब कर्म से, इच्छा शक्ति से, तन मन धन से पूरी तरह से सेवा में तत्पर हैं और हर तरह से पब्लिक का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और कीर्तन, सुंदर नगाड़े और सुंदर झांकियों का यहाँ दिखाया जा रहा है। 5 महीनों के वार्षिक बंदी के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले 15 जून को मानसून के दौरान 5 महीने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे। हर साल मानसून की सीजन में राष्ट्रीय राजाजी पार्क पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है। आज से खुले टाइगर रिजर्व में पर्यटकों और चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहड़ और आशा रोडी रेंज में वन्य जीवों को देख सकते हैं। आज सुबह जरा रेंज पहुंचे वार्ड प्रशासन के अधिकारियों ने विधिवत रूप से पार्क के गेट खोले और राजाजी पार्क से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बार जंगल सफारी करने वाले सभी गाइड विशेष ड्रेस में नजर आएंगे जिससे उनकी अलग से पहचान हो सके। हाँ, निदेशक महोदय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो हमारे पर्यटक सफारी वाहन हैं उनके वाहन चालक हैं उनको विभाग द्वारा एक आईडी जारी की जाएगी और वर्दी का भी शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर सभी पर्यटक वाहन चालक जो है आपको वर्दी में नजर आएंगे। खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में बलिदानी पर परमजीत के पिता नानक सिंह अनशन में बैठे थे। उनका कहना था कि उनकी जो रुकी हुई पेंशन है उसको चालू किया जाए और मेरा जो दूसरा लड़का है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके बुढ़ापे का वही एक सहारा है। वो मेहनत मजदूरी कर खाते हैं और एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह बिस्ट ने आश्वासन दिया कि नानक सिंह की रुकी हुई पेंशन चालू कर दी जाएगी। जहां तक उनकी लड़के की नौकरी का सवाल है तो उसके लिए डीएम के माध्यम से अपर प्रशासन को पत्र भेज दिया जाएगा। इसके बाद नानक सिंह ने उनके आश्वासन पर अनशन तोड़ दिया। में शहीद हुए थे उनके पिताजी नानक सिंह जी यहाँ पर अभी अनशन में बैठे थे। उनकी कुछ मांगे थी, जायज़ मांगे थी, जो हम देखिए एक तो पेंशन वाला है और दूसरे उनके कोई बेटे हैं उनकी नौकरी का मामला था, वो हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ऊपर पहुँचा दिया गया। इसमें जो भी कार्रवाई शासन प्रशासन के स्तर से होगी हम उसमें करेंगे। तो आज हमने उनका अनशन तोड़ दिया और वो राजी भी हो गए क्योंकि उनको विश्वास है कि हम इसमें कार्य भी करेंगे और कर भी रहे हैं। मांग है मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए और जो मेरी पेंशन रुकी हुई है
जो अब सबको मिल रही है शहीद परिवार वालों को पेंशन मेरी चालू कर दे, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। और मेरे आयु कुछ कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे 70-75 साल की उम्र, मैं मजदूरी कर नहीं सकता। यही मेरा बच्चा है हरप्रीत सिंह हैप्पी, यही कमा के लाता, मजदूरी करके लाता, मेरा पेट भरता है। यही मेरा सहारा है। ये परमजीत मेरा सहारा था, ये सहारा है लड़का देवता मेरा। बस ये मजदूरी करके लाता, मैं खाता हूँ। कुछ सरकार की पेंसिल आ रही है, वृद्धा पेंसिल। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने यही आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके बच्चे को नौकरी भी देंगे और आपकी पेंसिल जो है वो चालू करा देंगे, आपकी हर संभव मदद करेंगे। यही एसडीएम साहब ने कहा, आपकी पूरी मदद होगी। तो चलिए अब बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां बलिदानी भगत सिंह नेगी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 2 दिनों तक चलने वाले ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा, सरकार का खेल महाकुंभ कराने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर खेलों को आगे बढ़ाना है। खेलों के माध्यम से युवा अपना करियर बना रहे हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी ने कहा कि खेल महाकुंभ कराने की सरकार की योजना युवक युवतियों में खेलों के प्रति नया उत्साह पैदा कर रही है। उन्होंने बताया कि खेल 3 वर्ग अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 के अंतर्गत करवाए जा रहे हैं। इन खेलों में दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेल शामिल हैं। देखिए, खेल महाकुंभ एक बहुत ही अच्छा मंच है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे। और हमारा इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 की प्रतिभा इसमें होनी है, तो ये बहुत ही अच्छा मंच है। इसमें सीधा बच्चों के खाते में इस बार से सरकार के द्वारा हमें निर्देश है, हम सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में धनराशि अर्पित करेंगे, जो कि प्रथम 500 रुपये, दूसरी 400 रुपये और तीसरी जो तृतीय है। निश्चित रूप से खेल महाकुंभ के आयोजन के पीछे जो मंशा सरकार की थी, इसी प्रकार की थी कि पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक उचित मंच प्रदान करके उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से सरकार की मंशा है, पिछले विगत काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अब शहरी क्षेत्रों के बच्चों के मुकाबले खड़े होकर के इस खेल महाकुंभ के आयोजन के पीछे जो मंशा हम सब लोगों की थी, उस मंशा को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आजकल सभी बच्चे खेल में अपना करियर बना रहे हैं, तो मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन है कि अपना खेल में अपना करियर बनाएं। खेल से हम बहुत अभी हम ब्लॉक स्तर पर खेल रहे हैं, इसके पश्चात हम ब्लॉक स्तर पर जीत गए तो हमें राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। अगर हम राज्य स्तर पर भी खेल जाएंगे तो हम अपने प्रदेश और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मसूरी के कैमल बैक रोड के दिलाराम बाजार पर दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं ने रातों रात मुख्य गेट पर ताला लगा दिया, जिससे दिलाराम स्टेट के अंदर रहने वाले दर्जनों परिवार के सदस्य परेशान हो गए। वहीं दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर ताला लगाने की सूचना पर स्थानीय लोग भी दिलाराम स्टेट पहुंच गए, जिसके बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वो भूमाफियाओं और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक भी हुई। स्थानीय लोगों और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों का गुस्सा देखते हुए भूमाफियाओं को मुख्य गेट का ताला खोलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने कहा कि दिलाराम स्टेट में पिछले कई दशकों से रह रहे लोगों को जोर जबरदस्ती से निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि कई लोगों के पास हाईकोर्ट के बिना सुनवाई के खाली ना करने के आदेश भी मौजूद हैं। नहीं, तुम काम करते हो, तुम कानून पढ़ते हो। गर्दी इन्होंने करी है, हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10, 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान है, सब परेशान है, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार सबको बुलाकर सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर है, ये सब आकर के हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हूँ। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का,
ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है। हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात बेरात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा? इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाएं, सब भूमाफिया आकर बैठ जाएं यहाँ पर। भाई हमें पता ही नहीं लगा। मैं रात बजे 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला। रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चल जाती हूँ 10 बजे इनसे, और 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे। और गुंडागर्दी हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दे रही। प्रशासन तो आती, रात को 11 बजे आई थी, कल परसों रात को 8 बजे आया था। 800 इन औरतों को परेशान करके गया। इन्हें घर से सबको बुलाए और उनके साथ उन्हें धमकी दे के गया, डरा के गया। मैं तो हूँ थी, मैं अपनी दुकान पे थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखे जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर बीते गुरुवार को नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और बीजेपी मंडल के कार्यकर्ता कंपनी गार्डन पहुंचे और गार्डन में अटल जी की आदमकद मूर्ति लगाए जाने को लेकर कंपनी गार्डन का निरीक्षण कर जगह चिन्हित की गई। इस मौके पर कंपनी गार्डन के प्रबंधन समिति से भी चर्चा की गई। नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट की मूर्ति को कंपनी गार्डन में लगाया जाना है। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को जल्द मूर्ति लगाए जाने को लेकर कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया है। लोहे की तार वो लग जाएगी। आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ में और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में इस गार्डन में निरीक्षण किया गया और मूर्ति का स्थापना करने के लिए एक स्थान को हमने चयनित किया है और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 10 फीट की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगनी है। बहुत, जैसे कि आपको भी जानकारी, बहुत लंबे समय से ये सभी कार्यकर्ताओं का और माननीय मंत्री जी का प्रयास था कि यहाँ पर माननीय अटल जी की आदमकद मूर्ति लगे। एक बार किंगरे को चिन्हित किया गया था, लेकिन उसको भी उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उचित नहीं पाया गया। इसलिए अब ये तय हुआ है कि कंपनी गार्डन में उनकी जो है आदमकद मूर्ति लगेगी और उसी निमित्त यहाँ पर नगर पालिका से, प्रशासन से, एमडीडी से सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे देखी हैं। तो जैसे ही वो फाइनल होगी तो निश्चित ही यहाँ पर मूर्ति लगेगी। और यही नहीं, इस कंपनी गार्डन का नाम भी बदलकर अटल उद्यान रखने के प्रस्ताव रखा है और माननीय मंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका नाम बदलकर अटल उद्यान होगा। मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह और आर्यम महाराज ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी बच्चों ने स्वागत गीत से सरस्वती वंदना का गान किया है और बच्चों ने अपनी कलात्मक, शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक नृत्य और लघु नाटक प्रस्तुत कर उत्सव को यादगार बना दिया। आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत के प्रमुख और भगवान शंकर आश्रम मसूरी के मुख्य अधिष्ठाता प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज ने कहा कि संसार ही हमारे जीवन के मूल आधार है, जिनके संरक्षण से ही वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता चारित्रिक विकास संभव है। मसूरी उपजिला अधिकारी अनामिका ने भी संबोधित करते हुए कहा कि व्यवहारिक शिक्षकों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ तालमेल बैठाकर समझने और सीखने की आवश्यकता है। और आपको ध्यान भी रहेगा। वार्षिक महोत्सव था, एनुअल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे स्कूल के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इसका परफॉर्मेंस रहा है,
उसको कहीं ना कहीं सराहा जाता है, बच्चे काफ़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था और यहाँ पे लगभग 800 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पहाड़ों के क्षेत्र के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न लेके आ रहे हैं और जो प्रस्तुतिकरण थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिससे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जा रही है वो अच्छी दी जा रही है। और बच्चों को मेरा यही संदेश था कि कहीं ना कहीं जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग अपने जीवन में आसपास में उसको देखें और उसको समझें, उसको समझ करके फिर जाके अपने जीवन में उसका प्रयोग करें। काफी खुशी हो रही है कि आज भी पूजनीय महात्मा जी तथा पूजनीय मां का आशीर्वाद, आज अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए। अतः आप सभी जिला मुख्यालय पौड़ी के रांची स्टेडियम में जिला युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। पहले दिन 800 मीटर दौड़ के साथ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने रिले बटन जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति रुझान बनाना चाहिए। साथ ही कहा कि आज खेलों में युवाओं का भविष्य है, युवाओं को असफलता के दौरान निराश होने की जरूरत नहीं। जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 14 से 20 नवंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो का आयोजन होगा। इस मौके पर निजी सचिव सुभाष रावत, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी नरेश रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। विजेता प्रतिभागियों को आज से दिनांक 14 नवंबर से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। पौड़ी और कोरदार शशिधर स्टेडियम कोरदार में संपन्न की जाएगी। जो पौड़ी रांची स्टेडियम की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो आज 14 तारीख को है एथलेटिक और खो खो की प्रतियोगिता है। एथलेटिक में 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, जिनमें अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 20 है और अंडर 23। अंडर 23 की जो प्रतियोगिताएं हैं वो सीधी प्रतियोगिता हैं। प्रतिभागी ऑनलाइन पंजीकरण करके अपना प्रतिभा यहाँ पर कर सकता है और जो अन्य 3 जो ग्रुप हैं ये ब्लॉक से चयनित होकर यहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा जो आगामी जो पौड़ी में जो संपन्न की जाएगी जो प्रतियोगिताएँ हैं उनमें वॉलीबॉल है, कबड्डी है। पैवेलियन में बैठने का कष्ट करें। अच्छा कार्यक्रम और जब आपकी स्पर्धा आयोजित की जाएगी भविष्य तभी है, आप नई पीढ़ी मैदान में प्रवेश करने का कष्ट करें। संभालने का ये काम कर रहे हैं। जनपद स्तरीय उनका ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ में बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए जो है सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि खेलों से भी बच्चों को जोड़ा जाए और इस निमित्त जो है पूरे प्रदेश भर में आजकल जो है ये सारा खेल महाकुंभ के रूप में युवा कल्याण के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आज युवा कल्याण के विभाग के द्वारा यहाँ पौड़ी में आयोजित की गई है और इसमें 15 विकास खंडों के सारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जो इससे पहले जो प्रतियोगिताएं विकास खंड स्तर पर भी हैं उनमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद रामनगर प्रशासन ने अवैध रूप से बाहरी लोगों के भूमि की खरीद फरोख्त करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही रामनगर के फल पट्टी क्षेत्र में फलदार वृक्षों का अवैध कटान, अवैध कॉलोनियों के निर्माण और जमीन के खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाने के साथ रेरा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि कुछ लोग फलदार पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में ये शिकायत सही पाई गई है, जिसके बाद इस तरह की गतिविधियां करने वालों के खिलाफ डीएम कार्यालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भू कानून उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी के चलते रामनगर तहसील में 17 मामले सामने आए हैं, जिनमें आवासीय योजना के तहत 10 बाहरी लोगों के उन्होंने जमीन खरीदी थी। उन्होंने बताया कि 6 लोगों ने कृषि उपयोग के लिए भूमि भी ली थी, लेकिन निरीक्षण करने पर जमीन पर कोई गतिविधि नहीं हो पाई। और उन्होंने बताया कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर नोटिस भेजने की जो कार्रवाई है वो जारी है। तो 17 भू माफिया के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है
वो की जा रही है। सभी के खिलाफ कार्रवाई कर नोटिस भेज दिए गए हैं। भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रवैया जो है अपनाया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है भू कानून का उल्लंघन करते हुए, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले 1 वर्ष में विभिन्न प्रकरण संज्ञान में आए थे, जिनमें यह संज्ञान में आया था कि फलपट्टी में अवैध रूप से वृक्षों का पातन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉलोनियाँ या फिर आपकी आवासीय प्लॉट आदि डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी प्रकरणों में हमारे द्वारा जांच कराएगी। जांच के पश्चात जिन जिन प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, उन सभी के खिलाफ धारा 8 उत्तर प्रदेश फल वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रकरणों में क्रय विक्रय, निर्माण कार्य एवं खुद ना करने के आदेश पारित किए गए हैं। तो मेरठ के दौराला से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटी हुई जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको ये भी बताते चले कि मंगलौर हाईवे पर गुड मुंडी के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 8 लोग सवार थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। स्कॉर्पियो सवार मेरठ के दौराला क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव से रुड़की शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और जबकि 4 लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे की जानकारी जो है वो जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।